ओके हमारा जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। टैक्सेशन में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड सम में करवा चुका हूँ, रूल्स में बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ रूल्स। पहला रूल है, ये हम क्या सीख रहे हैं कि इंडिया में किस किस व्यक्ति को जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं कि टैक्सेबल होती है कि नहीं होती है। अब पहला रूल क्या था, अगर आपको कोई भी इनकम इंडिया में मिले, अगर कोई भी इनकम अगर आपको इंडिया में मिल रही है, दैट मीन्स रिसीव्ड इन इंडिया, तो आप किसी भी तरह के पर्सन हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, आपके ऊपर टैक्स लगेगी। तो पहला रूल क्या बताया, पहला रूल मैंने ये बताया कि रिसीव्ड इन इंडिया हो तो टैक्सेबल होगा। सेकंड रूल है कि अगर कोई इनकम एक्रूड इन इंडिया हो रही है, एक्रूड इन इंडिया का मतलब मैंने क्या बताया, वो क्रिएट कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी बड़ौदा में है, रेंट उसका भले आपको लंदन में मिल रहा हो, अमेरिका में मिल रहा हो, मिला भले लंदन में, बट प्रॉपर्टी तो बड़ौदा में है। बिजनेस आपका बड़ौदा में है, आपका बिजनेस कहीं से भी मैनेज हो रहा हो, कहीं भी पैसे मिल रहे हो, बट बिजनेस बड़ौदा में है, तो वो तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मेन आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसे कहते हैं, जो इंडिया में रिसीव्ड भी नहीं हुई हो, एक्रूड भी नहीं हुई हो, रिसीव्ड भी नहीं हुई हो, एक्रूड भी नहीं हुई हो। तो जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड भी नहीं है, एक्रूड भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगेगी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को वो टैक्स नहीं लगेगा, राइट। बात करते हैं बिजनेस। कितनी बार ऐसा होता है, हमारा कोई बिजनेस अमेरिका में है या जापान में है, बिजनेस अमेरिका में है, इनकम रिसीव्ड भी वहीं हुई, बिजनेस भी बाहर है, रिसीव्ड भी बाहर ही हुआ है, तो वो तो फॉरेन इनकम हुई। बट उस बिजनेस का कंट्रोल कहां से हो रहा है, मान लो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन को टैक्सेबल है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो सेकंड नॉट ऑर्डिनरी को भी टैक्सेबल है, बट नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। याद रखना, कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो तो। बट एक और हमने कल बात की थी कि सपोज बिजनेस इंडिया में है, कंट्रोल अमेरिका से हो रहा है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, बिजनेस कहां पर है, इंडिया में है, दैट मीन्स एक्रूड इन इंडिया। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि अगर आप फॉरेन से कुछ पैसे इंडिया में लेके आ रहे हो, फॉरेन से कुछ पैसे इंडिया में लेके आ रहे हो, दैट इज रेमिटेंस, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की हो तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो भी मैंने रूल्स में उस दिन लिखवाया था। तो आज हम पैम्पलेट का एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, जो मैंने ग्रुप में आपको भेजा। आज मैंने 3 सम ग्रुप में भेजे, 3, 4, 5। एक पूरा सम मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ, 4, 5 ओरली मैं सॉल्व करवा दूंगा, बट आपका 4 और 5 आज घर पे करना है, ठीक है। तो मैं थर्ड सम पे आता हूँ। थर्ड सम में ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, देखो ऊपर आपका थर्ड सम में ऐसा लिखा है, मिस्टर कुमार had the following income during 2018-19, बट हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग 2019-20, राइट। आगे इंफॉर्मेशन दिखाई गई है, वो मैं सब पढ़ लूंगा, बट नीचे देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इफ ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। तो मैंने जो कॉलम बनाए हुए तीनों, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, और पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का, राइट। अब हम एक एक करके इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं और उसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रिया फर्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ो। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा बेस क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो सबके लिए टैक्सेबल। खाली इतना ही लिखा है कि और कुछ लिखा है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट दिखा दूंगा, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, ये लिखा है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। अब सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया कितना अमाउंट है, देखो तो 40,000। तो 40,000 आपका यहाँ पर भी टैक्सेबल होगा। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, आपकी कैटेगरी कोई भी होगी, आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट है। क्यों, क्या रीजन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रीजन दिखाते हैं। क्या रीजन के वजह से आप तीनों में टैक्स लगा रहे हो, रिसीव्ड इन इंडिया। आपका जो बेस है जिसके वजह से टैक्स लग रहा है, वो बेस क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया। समझ में आया, रिसीव्ड इन इंडिया क्लियर सबके लिए। बड़े आगे, फर्स्ट पॉइंट मेरी हो गई। आ जाऊंगा मैं सेकंड नंबर पॉइंट पे, लिखना हो तो लिखो आप, जब फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ कंटिन्यू करो, सेकंड में शुरू कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट पहले आप कंटिन्यू करो। ओके,
यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऐसा लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए, फिर लिखा है रिसीव्ड इन इंडिया। तो आपको सोचना क्या है, पहला रूल सुन लो, पहला रूल ये सोचो, क्या ये इनकम इंडिया में मिली है? यस, लिखा तो है इनकम रिसीव, फिर कहाँ की भी हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन है वैसे सेम लिख लो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए, इनकम फ्रॉम यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया है तो आपको क्या करना है, तीनों के हिस्से में टैक्स में आएगा, तीनों का, क्यों? रिसीव्ड इन इंडिया है। कितना अमाउंट है? 12,000। तो 12,000 अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी हो तो भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट हो तो भी ये पोर्शन आपका टैक्सेबल ही आने वाला है। आ गया ध्यान में? क्लियर हो गया? रीजन क्या दिखाओगे? रीजन में हम दिखाएंगे रिसीव्ड इन इंडिया, रीजन में दिखाया जाएगा रिसीव्ड इन इंडिया। ये सेकंड पॉइंट हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गई आपकी। क्लियर? कर लो सेकंड जल्दी से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं पढ़ रहा हूँ थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है, सेविंग अकाउंट होगा कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई। अच्छा, आपको कहीं ऐसा देखा है कि एसबीआई अमेरिका में है? नहीं, मतलब एसबीआई इंडिया में ही होगी, क्योंकि एसबीआई अमेरिका में भी होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अमेरिका में है, जापान में है, दुबई में, सभी जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी, बैंक ऑफ बड़ौदा खाली बड़ौदा में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है बैंक ऑफ बड़ौदा। बट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि मुझे फिर सपोज दुबई में मिली है, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की हुई या इंडिया में ही मिला है, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया भी आप कह सकते हो, क्योंकि मिला कहाँ पर आपको? इंडिया में। एक्रूड कहाँ पर हुआ? इंडिया में, क्योंकि मेंशन नहीं किया। आगे चल के जब सम करोगे ना, मेंशन होगा कि दुबई में ब्रांच है वहां मिला, तो वहां पे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो दुबई के पर्सन की हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड नंबर लिखने वाले हो, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वर्डिंग कुछ भी लिखो, पूरा क्वेश्चन जो है सेम लिख लो, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। कितना अमाउंट है? 5,000। तो इंडिया में है तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी होगा तो भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी होगा तो भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट होगा तो भी टैक्सेबल। रीजन हम क्या दिखाने वाले हैं इसमें भी? रिसीव्ड एंड एक्रूड इन इंडिया, भले आप एक्रूड भी मेंशन कर सकते हो, रिसीव्ड एंड एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड एंड एक्रूड इन इंडिया। अमाउंट 5,000 5,000 5,000 तीनों में दिखा दिया, राइट? ये क्लियर हो गया। आ जाएंगे थर्ड नंबर पॉइंट के बाद फोर्थ, दीपेश पढ़ो फोर्थ। Amount brought into India out of the past tax profit earned in Japan. ओके, सुन लो, पुराना प्रॉफिट था जो हमने जापान में कमाया था, इस साल हम उसको लेके आ रहे हैं। याद है मैंने एक बात बताई थी, आपका पुराना कमाया हुआ प्रॉफिट चाहे टैक्स हो या अनटैक्स हो, आज खाली आप लेके आ रहे हो, आज नहीं कमाए आपने, ये तो पुराना पास्ट टैक्स्ड प्रॉफिट या अनटैक्स प्रॉफिट, उसे कहते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, उसे रेमिटेंस कहते हैं। आप लिखोगे कैसे यहाँ पर? फोर्थ नंबर पॉइंट, पास्ट प्रॉफिट ब्रॉट इन इंडिया, पास्ट प्रॉफिट ब्रॉट इन इंडिया, ब्रॉट इन इंडिया, पास्ट प्रॉफिट ब्रॉट इन इंडिया। तीनों में डैश कर देना, तीनों में डैश, मतलब किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगी। रीजन हम दिखाएंगे रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, रीजन हम क्या दिखाने वाले हैं? रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, रीजन भी दिखा दिया। आया ध्यान में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम दिखा देंगे। अभी हम कौन सी पॉइंट पे पहुंचे? ये फोर्थ हो गई, फिफ्थ पढ़ तो। Income from agriculture in USA being invested here. ओके, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड यूएसए इन्वेस्टेड देयर, मतलब वहीं पैसा मिला वहीं मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया की बात ही नहीं आई। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई? नहीं। क्या ये इनकम एक्रूड इंडिया में हुई? नहीं। एग्रीकल्चरल कहाँ का? यूएसए का। इंडिया का एग्रीकल्चरल होता तो किसी पे टैक्स ही नहीं लगता। मैंने उस दिन बताया था इंडिया में एग्रीकल्चरल की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पर लिखा है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन यूएसए रिसीव्ड देयर एंड इन्वेस्टेड देयर, वहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए।
तो इसका मतलब ना तो इंडिया में इनकम मिली है ना ही एक्रूड हुई है। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आप देखा होगे। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट का ब्रैकेट में रीजन देखा ना, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट का रीजन आपने देखा, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। फिफ्थ पॉइंट में क्या दिखाने वाला हूँ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन यूएसए, यूएसए ना, इन यूएसए रिसीव्ड देयर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन यूएसए रिसीव्ड देयर। इनकम जो एग्रीकल्चरल से हुई है यूएसए में हुई है और वहीं मिली है, तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ फर्स्ट के लिए। देखो अमाउंट नॉर्मली कितना है, 5555, ओके, सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल, सेकंड और थर्ड में नहीं दिखाएंगे। रीजन दिखा देंगे, इसका रीजन दिखाना, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल दिखा देंगे, सेकंड और थर्ड के लिए नॉट टैक्सेबल आ जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रिया पढ़ो। Income from businesses in Pakistan being controlled from India. ओके, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है? ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहीं लिखा है कि इनकम इंडिया में मिली, रिसीव्ड इन इंडिया कहीं लिखा है, तो ऐसा एज्यूम मत करना इंडिया में रिसीव हुआ है। पाकिस्तान में बिजनेस है तो पाकिस्तान में ही मिला होगा। लिखा है क्लियर इंडिया में रिसीव्ड हुआ, नहीं। हाँ, अगर इंडिया में बिजनेस होता तो मैं कहता हाँ पैसा इंडिया में मिला, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो पहली बात आप एज इट इज ये सेंटेंस लिख लोगे, वो मैं बता रहा हूँ, बट किसके लिए टैक्सेबल सुन लो। क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई क्या, नहीं। क्या ये इनकम इंडिया में एक्रूड हुई क्या, नहीं। तो रूल के हिसाब से तो खाली फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होना चाहिए, बट मैंने आपको क्या बताया था, अगर बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया से होगा तो सेकंड पर्सन के लिए भी टैक्सेबल होगा। मतलब आप फर्स्ट में भी टैक्स लगाओगे, सेकंड में भी लगाओगे, थर्ड के लिए डैश कर दोगे। कितना अमाउंट है, 40,000। तो 40,000 रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा, और जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया से हो रहा हो। कंट्रोल इंडिया, ना तो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई, अगर रिसीव्ड होती तो तीनों को टैक्स लगाता, ना ही एक्रूड हुई, एक्रूड होती तो भी तीनों को टैक्स लगता। बट यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो नॉर्मली रिसीव्ड और एक्रूड नहीं है, बट ऐसा बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए टैक्स लग जाएगी। हो गया, बीइंग लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये सेंटेंस जरूर लिखना कि हमने सेकंड के ऊपर टैक्स क्यों लगाया, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। और अभी बालिका लिख लो, पहले लिख लो आराम से, एक नंबर और जाने दें। Dividend received outside India, out of which 5,000 were remitted to India. सुन लो, वर्ड लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ विच 5,000 वर रेमिटेड टू इंडिया। अब डिविडेंड इंडिया के बाहर मिला, डिविडेंड इंडिया के बाहर, मतलब पहला रूल इंडिया में रिसीव नहीं हुआ। दूसरा, किस कंपनी का था डिविडेंड मेंशन किया है, नहीं। इंडिया के बाहर मिला मतलब हम ऐसे तो एज्यूम नहीं कर सकते वो इंडियन कंपनी होगी, तो कंपनी भी बाहर की थी, इसके बाद मिला भी बाहर ही है, कंपनी भी बाहर की थी, मिला भी बाहर ही है। बाद में 5,000 इंडिया में भेजे गए, बाद में, मतलब मिला तो बाहर, सपोज 40,000 डिविडेंड या 50,000 डिविडेंड, कितना अमाउंट है, 50,000 डिविडेंड मिला, बाद में 5,000 इंडिया में बाद में भेजे। पहला रिसिप्ट हमेशा पहली देखी जाती है, पहली बार कब मिला था, पहली बार बाहर मिला है। ऐसा लिखा है क्या 5,000 डायरेक्टली इंडिया में मिले, नहीं। लिखा है लेटर ऑन, बाद में लिखा हुआ है रेमिटेड टू इंडिया, लिखा हुआ है एंड आउट ऑफ विच, जिसमें से 5,000 हमने इंडिया में भेजे, मतलब वहां पर आपको 50,000 पूरे मिले। फिर तो आप पहले एक सेंटेंस लिखो, डिविडेंड, जो भी क्वेश्चन लिखा है वही सेम लिख लो, डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, खाली बार इतना लिखना, डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इतना लिखा आपने, राइट। तो सुन लो, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, एक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो खाली फर्स्ट के लिए टैक्सेबल लगा देना। फर्स्ट के लिए कितना अमाउंट, 50,000,
5,000 का क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। 50,000 पहले लिखो। 50,000 खाली फर्स्ट के लिए टैक्सेबल, सेकंड और थर्ड में नहीं। सिमरन आया ध्यान में? सिर्फ फर्स्ट के लिए। और फिर नेक्स्ट लाइन पर एक वर्ड लिख लेना, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, इसका रीजन पहले दिखाना। इसका रीजन हम क्या लिखने वाले हैं? इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। इसका रीजन हम दिखाएंगे इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो 5,000 का हमने क्यों कुछ नहीं किया? 5,000 के लिए हम लिखने वाले रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। आपने कमाया, आपको 50,000 का टैक्स देना है, वो हम ले रहे हैं। बाद में वो पैसे अगर इंडिया भेज रहे हो तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आ गया ध्यान में? कोई भी कंफ्यूजन? ये पॉइंट, ये सम आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने कौन सा सम कंप्लीट किया? 3rd नंबर का लिया। मुझे 2 और सम कंप्लीट करने हैं, बट वो ओरली कर रहा है। मैं समझा देता हूँ, बट ओरली कर रहा है। बट घर जाके आज कंप्लीट करना। अब तो आपके पास ग्रुप में है, ये तुम्हारे पास भी ग्रुप में तो आ गया। चलो 4th सम पे मैं आ जाता हूँ। 4th सम देखो आप क्या। हाँ, इसके टोटल कर लेना, इसके टोटल करना, टोटल कितना आ रहा है, जो भी टोटल हो आप कर लेना। सामने लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम जो भी अमाउंट है टोटल कर लेना। ठीक है, बताओ हम बताओ। आप बताओ फर्स्ट में कितना है? 1,52,555। 1,52,555 और सेकंड में 97,000। 97,000, फिर 67,000। 67, हाँ 67, 57 होगा ना, 57 होगा। चेक करो, एक 40 है, 12 है और 5 57 है। क्योंकि 40,000 का सीधे ये गैप है। उसका 97 है, उसमें 40 की एंट्री है, इसमें नहीं है, तो 57 आएगा। आ गया ध्यान में? हो गया सबका? अब मैं 4th करवा रहा हूँ। 4th, अभी हो रहा है? हाँ ओरली कर लेते, 2 सम ओरली कर लेते। 4th, अब देखो 4th में ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना। सबका पहुंच के, भाभी का पहुंच के? ओके, 4th में पढ़ना, मोबाइल में देखो। अभी मिस्टर क्या लिखा है? नकुल। सेंटेंस है, अ नॉन रेसिडेंट इंडिया हैज डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम इन इंडिया एंड कनाडा। ओके चलेगा। he want to return to India and settled here as tax incidence varies according to their residential status. He want to ascertain his tax liability. असेसमेंट यह लिखा है 1920, बट हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021 होगा। इफ देयर इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और नॉन, तीनों केस करने हैं। पहला देखो फर्स्ट, प्रिया पढ़ो फर्स्ट में क्या लिखा है। ये 4th सम हम कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट पॉइंट, Income from house property in Canada and received in India. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा रिसीव्ड इन इंडिया। पूरी सेंटेंस आप लिख लेना, बट ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया। रीजन में क्या दिखाओगे? रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड पॉइंट भाविका, Income from a godown in Canada and received there. इनकम फ्रॉम गोडाउन इन कैनेडा रिसीव्ड देयर, मतलब गोडाउन भी कैनेडा में है, पैसे मिले भी वहां पर, ना तो इंडिया में रिसीव्ड हुआ ना तो इंडिया में एक्रूड हुआ, तो खाली फर्स्ट के लिए टैक्सेबल आएगा। रीजन क्या दिखाओगे? इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। बिजनेस हो ना तो कंट्रोल देखते हैं, गोडाउन वगैरह में कंट्रोल थोड़ी होगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड सिमरन, Income from rent property in India. ओके, इनकम फ्रॉम रेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया। आगे भी नहीं भी पढ़ू तो भी चलेगा, बट फिर भी पूरा पढ़ लेना। इनकम फ्रॉम रेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। रीजन हम दिखाएंगे इनकम एक्रूड इन इंडिया। आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? फिर नहीं ना, चलो 4th पढ़ दी पेश। Income from the Canadian government security 7% of which is received in India. ओके, रिसीव्ड इन इंडिया है। हाँ तीनों के लिए। अमाउंट जो दिखाया गया होगा 7% है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें जो अमाउंट दिखाएगा, अमाउंट तो कहीं है नहीं। ओके, अमाउंट है नहीं तो सीधे टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ऐसे तीनों में। रीजन क्या दिखाओगे? रिसीव्ड इन इंडिया। 4th, इसके बाद दीपेश, ओ सॉरी 5th, Pension from Indian employer received in Canada. ओके, इंडियन एम्प्लॉयर पेंशन दे रहा है, रिसीव्ड इन कैनेडा। रिसीव्ड कैनेडा में हुआ बट इंडियन एम्प्लॉयर दे रहा है तो एक्रूड इन इंडिया हुआ। एक्रूड इन इंडिया हुआ। इंडिया का एम्प्लॉयर मतलब इंडिया में जो बॉस इंडिया में से हो सकता है, इसने जॉब इंडिया में की हो, अब रिटायर हो गया, चला गया कनाडा। अब जो रिटायर होता है उसे हर महीने पेंशन मिलती है, तो इसने अपने बॉस को क्या कहा होगा? मेरी पेंशन मुझे कनाडा हर महीने भेज देना। अब बॉस यहाँ का है,
इंडियन एम्प्लॉयर है, इंडियन एम्प्लॉयर अगर आपको पेंशन दे रहा है दैट मीन्स इनकम एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड नहीं है बट एक्रूड तो इंडिया में है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। रीजन दिखाएंगे इनकम एक्रूड इन इंडिया। नेक्स्ट प्रिया। Salary income earned in Canada but brought in India. ओके, सैलरी इनकम अर्नड इन कैनेडा, रेमिटेंस हाँ बट पहले देखो सैलरी इनकम, 2 पॉइंट हुई इसके अंदर, बाद में इंडिया में भेजी, खाली रेमिटेंस नहीं है, सैलरी इनकम भी है, तो सैलरी इनकम अर्न इन कैनेडा। अब रिसीव कहाँ हुआ है वो नहीं बताया है, तो रिसीव्ड भी कैनेडा में हुई मान लो, और अर्न भी कैनेडा में की, अर्न भी वहाँ पर की, रिसीव्ड भी वहाँ पर, मतलब एक्रूड भी वहाँ पर है, रिसीव्ड भी वहाँ पर है, तो खाली फर्स्ट के लिए टैक्सेबल, पहले फर्स्ट के लिए टैक्सेबल रखो, फिर नेक्स्ट लाइन पर दिखा देना रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, मतलब पहले टैक्स तो लेंगे उससे फर्स्ट से, फिर वो कमाने के बाद वो पैसा अगर जो इंडिया में भेज रहा है उस पर टैक्स अलग से नहीं लगेगी, तो रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल, मतलब पहले फर्स्ट से टैक्स लेंगे, सेकंड थर्ड में डैश, उसका रीजन दिखाएंगे इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और फिर नेक्स्ट लाइन पे दिखाएंगे रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट क्या है? Salary income earned in Canada but received in India. अच्छा, रिसीव्ड इन इंडिया, अब रिसीव्ड इन इंडिया तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कहीं भी अर्न की, रिसीव्ड कहाँ पे की, इंडिया में, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिमरन, Share of the profit 30% to which in रिसीव्ड इन इंडिया, India from the business in England but बिजनेस इन कनाडा, Canada but controlling for इंडिया। अब देखो सिंपल जान से सुनना, इसमें 2 पॉइंट होगी, पहले क्या लिखा है, बिजनेस आपका कनाडा में है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, 30% इनकम जो है ना, 30% वो इंडिया में मिली है, तो उसको लिखोगे कैसे, देखो ऐसे पहले लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अभी पहले उसमें फर्स्ट पॉइंट बनाओ, 30% रिसीव्ड इन इंडिया, अभी जो 30% इंडिया में रिसीव्ड हुई वो तीनों के लिए टैक्सेबल, रीजन इसका आएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकंड, 70% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, 70% रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर मिली है। अब सोचो ये बिजनेस की इनकम है जो बाहर मिली है, तो फर्स्ट को तो टैक्सेबल होगी, बट जैसे कि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो सेकंड को भी टैक्सेबल होगी, थर्ड को टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आया? 30% सबके लिए टैक्सेबल, मतलब इसमें 2 पॉइंट हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट दीपेश, हो गया? हो गया ना ये? अब ये आपका 4th हो गया, इसके बाद मैंने 5th दिया हुआ है, 5th खुद ट्राई करके देखो कि या मैं समझाऊं? नहीं, समझाऊं? नहीं सर, घर से करके आएंगे। हाँ बट घर से करके आना, 4th और 5th घर से करके आना। मैंने अभी ग्रुप में भेजा, वैसे मैं रोज कहता था भेजता हूँ रह जाता था, अभी आपके सामने ही भेज दिया, अभी घर से तो कर- घर से कंपलसरी करके आना। 5th नंबर का ना, कल छुट्टी है, मंडे को कंटिन्यू है, तो 5th नंबर, 4th मतलब आपके लिए 3rd मैंने करवाया, 4th समझाया, 5th 4th और 5th दोनों होमवर्क कर लेना, ठीक है? ओके। और टाइम पे आ